पढ़ा तो सबसे पहले हो गई है और आपको तो पता है क्या होगी, बट हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलेंगे। एज ऑफ नाउ आपको पता है या पता होगा भी कि आई कैप में सवाल कंबाइन आते हैं। अगर आप कंबाइंड क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक तो आपके पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसमें बेसिकली IAS 16, 23, 20, 36 और 40। एक तो ये उसके पास एरिया है ग्रेड सी जो आपका होता है फ्रॉम नॉन करंट एसेट, जो उसने कंबाइन पूछना ही पूछना होता है। इस पे सारे एफर्ट्स करते हैं, लेकिन एक और एरिया है जिसमें से उसने कंबाइन करके क्वेश्चन पूछना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 33 और IAS 8। द वीकेस्ट लिंक ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे वीकेस्ट एरिया जो है वो यही होता है और ये अच्छा खासा पूछ रहा है। स्प्रिंग 2024 के अटैम्प्ट में 20 नंबर का सवाल है, अभी भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे। पहले हम ये चलेंगे, उसके बाद हम 16 पे आएंगे, बिकॉज ये ईजी टू मैनेज होता है और ये हो जाते हैं। अब आप देखें, इसमें से भी आपको पेपर जो है सारे मिला के कोई अराउंड 35 नंबर का आ रहा है, और इसमें से भी वो आपको पेपर तकरीबन 30 नंबर का पेज पूछ रहा होता है। तो क्वाइट इजी एरिया है, लेकिन इसके ऊपर टाइम जो है इतना बच्चा स्पेंड नहीं कर रहा होता, तो उसे क्या होता है फिर वो सफ़र कर रहा होता है। तो हमने अब ज़रा इस एरिया फोकस करना है, इजी एरिया है और इसमें से मार्क्स सिक्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हम थोड़ी सी बेसिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स से लेके चलेंगे और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमें पता है हमारे पास जो बिज़नेस है उनकी 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक पार्टनरशिप होता है, और तीसरी कौन सी होती है, हमारे पास कंपनी होती है। I2B में पढ़ के आ चुके होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनी लॉ में भी, और आने वाले वक्तों का बिजनेस एंड कंपनी लॉ में लोग पढ़ रहे होंगे। बड़ा जुल्म करना है क्या अपने मजाक के अलावा। ये वो पेपर है जब हमारी स्कीम में होता था तो कैप 4 था बिजनेस लॉ, हाईएस्ट रिजल्ट 14%, 15%, एवरेज 9%, 6%, 7%। वो 27 चैप्टर नहीं होते थे, कभी भी नहीं होते थे। अभी देखो ना, आपके पास सीलो के चैप्टर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 लेने हैं, फिर ये 50 मार्क्स का हो जाएगा, और फिर जो है क्या बड़ा लगाएगा इसके ऊपर, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़े का पेपर बनाएगा जालम। अब हमें वेरियस पता है ऑर्गेनाइजेशंस का, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है। हमें इनके एडवांटेजेस पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इजी टू फॉर्म होती है, सीक्रेसी रहती है, आपके प्रॉफिट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, आपका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं है, टैक्सेशन कम होती है और डिज़ोल्व ईजीली हो जाती है। मतलब बंदा मर के दुकान ख़त्म। अक्सर देखा होगा आपने, आपके एरियाज़ में दुकानें खुली होती हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, हालिसा फोत हो गया, दुकान बंद हो गई है, बेटे नहीं चला सकते। तो ये जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके साथ आता है हमारे पास सेकंड बिजनेस पार्टनरशिप, जिसमें 2 या मल्टीपल लोग जो हैं मिलके काम करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, अपना कैपिटल शेयर करते हैं और कंसेंसस के साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ इसके एडवांटेजेस भी हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और थर्ड हमारे पास जो आता है डैट इज़ कंपनी, बिकॉज हम FR 1 में सारी जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे कंपनी के लेवल पर पढ़ेंगे। कंपनी ही हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे लिए इंडिविजुअल और पार्टनरशिप रेलिवेंट नहीं है। अब कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है कि इसमें शेयर होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर जिन्हें हम कह रहे होते हैं, और दूसरा हमारे पास कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो मालिक हैं जिनका पैसा लगा है कंपनी में वो कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, और जिन्होंने कंपनी चलानी है वो कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इनके कहने के ऊपर क्या होगी, कंपनी चल रही होगी। अब कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पता भी होगा, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, हैसियत है, और कंपनी का इन्वेस्टर एक थोड़ी होता है। कंपनी कितने इन्वेस्टर होंगे, एक लाहौर में बैठा हुआ है, एक कराची में बैठा हुआ है, यूके में है, और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। कंपनी ने हर एक को क्या करना है, रिपोर्ट करना है, कंपनी ने हर एक को आंसर देना है। आपके पास अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के पास आप जाते हैं, उसे कहते हैं हाँ भाई काम कैसे कर रहे हो, वो बता देगा जी ये मेरा प्रॉफिट है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी सेल्स हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। एक पार्टनरशिप बिजनेस वाले के पास जाते हैं, वो आपको क्या करेगा, जवाब दे देगा। बट कंपनी से जवाब कैसे लेंगे, कंपनी के मालिक तो एक है ही नहीं, कंपनी का मालिक कौन है ये किसी को नहीं पता, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है, हमें नहीं पता। फिर कंपनी ने आंसर कैसे करना है,
कैसे करना है। अब कैसे पूछेंगे करके जी कंपनी भाई ये सेल्स किसको की है, ये एसेट्स क्यों बेचे हैं, किससे पूछ के बेचे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कंपनी कम्युनिकेट कैसे करती है, सीलो पास है, कैसे हो गया। कंपनी कैसे करती है कम्युनिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंपनी क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी होती हैं, इनकम स्टेटमेंट कभी भी नहीं कहते इसको। ग्रो अप हो जाए, आप FAR 1 का पेपर पढ़ रहे हैं, आगे आपने इंटरव्यू पे जाना है, कभी गलती से अगर पार्टनर का इंटरव्यू आपसे हो रहा है और आपने इसमें कॉमन लैंग्वेज बोल दी ना, उन्होंने कहना ये दरवाज़ा बाहर निकल जाए। वो बहुत सख्त होती हैं चीज़ों पे, तो जो इनके ऑफिशियल वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किया करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ, मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में से पूछा था नोट्स क्या होते हैं, मैं कहा नोट होता है, प्रॉपर आंसर किया था, लाइक बचा था, लाइक नहीं था मैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सबको कलेक्टिवली कह रहे होते हैं। अब जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपनी के एसेट्स हैं, जो हमारे कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारी कंपनी की इक्विटी है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं एज ऑन दिस डेट के 31 दिसंबर 2024 को हमारे एसेट, लाइबिलिटीज़, इक्विटी जो है इतनी स्टैंड कर रही है, इतने मालियत के असासे हैं, इतने मालियत का लोन है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम क्या लिखते हैं, हमारे पास रेवेन्यू आता है कि हमारी रेवेन्यू कितने हैं, हमने एक्सपेंसेस कितने किए हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। ये किसके लिए होती है, फॉर द ईयर होती है। ये किसके लिए होती है, फॉर द ईयर। ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये आप IT में पढ़ के आ चुके होते हैं, FAR 1 में रेलेवेंट है। हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। ये पूरी स्टेटमेंट FAR 1 का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या होंगे, कंपनी ने, हमने जब पेपर पढ़ना है तो हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने हैं कि क्या कुछ इसमें आ रहा है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट्स। अगर मैं SOCI के एक्सट्रैक्ट्स की बात करूं तो मुझे लिखना है कि भाईजान ये मेरे कंपनी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये मेरा एक्सपेंसेस जो है वो मेरे फॉर द ईयर इतने बन रहे हैं, मैंने जस्ट वो रिपोर्ट करने हैं, प्रॉफिट नहीं लिखना। अब ये लाजमी पेपर में आते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है एक्सट्रैक्ट्स। सिंपल एक्सपेंस फॉर दैट कितना होगा, डेप्रिसिएशन के एक्सट्रैक्ट्स आपसे मंगवा रहा होता है। आपने कोई इनकम वगैरह अर्न की है, आपने वो इनकम बतानी होती है कि कितनी है, जस्ट आप अपने ये एक्सट्रैक्ट्स बताते हैं कि ये अमाउंट जो है इसमें आ रही होगी, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो है। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे FAR 1 का पार्ट है। हमने इनको डिटेल में क्या करना है, सीखना है। पहली है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे नेट एसेट्स हैं, ये हमारी नेट एसेट्स की मूवमेंट जो है वो क्या करेगी, शो कर रही होगी। जैसे अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, या जो हमारी SOFP है, अगर हम SOFP में बात करें तो मेरे पास होगी 2024, ये आ जाएगा मेरे पास 2023। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कैपिटल 2023 में मेरा कैपिटल जो है फॉर एग्जांपल 4 लाख है, 2024 में मेरा कैपिटल जो है वो 1.3 मिलियन है। बस बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो हो जाएगी, 4 लाख है और 13 लाख है। आपको बस पढ़ के समझ लग गई कि जी हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, ऐसे ही है। सवाल ये है कि इस 4 से 13 पे गया कैसे है, क्वेश्चन तो ये है ना। उसके लिए हम फिर क्या बनाएंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे कि इसमें मूवमेंट कैसे हुई है, ये भी फॉर द ईयर होती है। फिर हमारी कैश के क्या मामलात हैं, हमारे बिजनेस में कैश पड़ा कितना हुआ है, कैश फ्लोस बनाएंगे। और एंड पे नोट्स बेसिकली क्या होती हैं, हमारी एक्सप्लेनेशंस हैं जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसके बारे में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपने डेप्रिसिएशन निकाली है, आप सिंपल नोट का रेफरेंस देंगे,
जाके प्रॉपर नोट लिख देंगे कि ये भाई मेरे एसेट्स हैं, इस तरह से डेप्रिसिएशन निकाली है मैंने, ये एसेट्स की मूवमेंट है, सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया। अब कंपनी ने जो कम्युनिकेट करना है वो किससे करना है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपका कोई सवाल है कंपनी से, आप कंपनी को फ़ोन नहीं करेंगे, क्या पकड़ेंगे? जाएंगे, आप उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पकड़ेंगे, आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे। यू वांट टू नो कि यार आपने एसेट्स कितने डिस्पोज किए हैं कंपनी पे, आप कंपनी की स्टेटमेंट खोलेंगे, आप उसकी SOFP में जाएंगे, नोट का रेफरेंस लिखा होगा, उसने जो डिस्पोज किया होगा नोट ओपन करेंगे, आपको चल जाएगा पता कि इतने लाख के एसेट्स जो हैं वो आपने डिस्पोज ऑफ किए। तो कंपनी किससे कम्युनिकेट कर रही है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कम्युनिकेट कर रही होगी। किससे कर रही है कम्युनिकेट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपने देखना है कि हमने बैंक से लोन लिया था, साल का लास्ट ईयर लोन हमारा 1 करोड़ का था, अब लोन जो है वो 12 करोड़ का हो गया, तो वो वाला करोड़ कहाँ पे गया? 11 कहाँ से आया? कहाँ लिखा होगा? नोट्स पे जाके लिखा होगा। हमारे FR1 के सिलेबस में ऑलमोस्ट जितने हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, सबके डिस्क्लोजर नोट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। सारे स्टैंडर्ड्स का डिस्क्लोजर नोट हमारे सिलेबस का पार्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोज? बयान करना, एक्सप्लेन करना। अब कंपनी ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, दे शुड बी, दे मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने लिखा हुआ डेटर, ठीक है, डेटर्स की अमाउंट है, अच्छा ये एक्सप्लेन किया, ओके, तो वो हम क्या करते हैं फिर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने कम्युनिकेट किससे करना है? हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना है। उसके पास कोई ऑप्शन ABCD नहीं है, आप उससे फ़ोन नहीं कर सकते। किसे फ़ोन करेंगे कि कितने की सेल्स हुई हैं, एसेट क्यों बेचा है, कितने का बेचा है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। कंपनी किससे करेगी कम्युनिकेट? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रही होगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, दो तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, एक जो हमारे सिलेबस का पार्ट है पहले हम उस पर आते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसको शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके पास लेके चलूँगा एक इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट, उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, शेयर्स कैपिटल क्या होते हैं, सारा डिस्कस करते हैं। ITA सारे पढ़ के आए होंगे, ITA तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हुई? कैपिटल अकाउंट का पता क्या होता है? कैपिटल क्या होता है बताएं ज़रा। कैपिटल किसे कहते हैं? ऑनर का पैसा, जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कह रहे होते हैं। इसका एक बेसिक सा आपने अकाउंट भी बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, कि आप लेते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी बिज़नेस का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और आपके पास बैलेंस आ गया 2024 को, जो इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो था 5 लाख रुपया, और 2023 में बैलेंस जो है वो 3 लाख रुपया था। ये तो आपने कहाँ पे शो कर दिया? जो उसकी SOFP है उसमें आपने शो कर दिया। ये दो अमाउंट्स पढ़ के सिर्फ आपको समझ आ गई है कि कैपिटल पहले 3 लाख का था, अब कितने का हो गया? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद सवाल है कि चेंज कैसे आया? क्या वो पैसे लेके आया? क्या प्रॉफिट दी है? कैसे चेंज आया? फिर हम इसको एक्सप्लेन करते थे ITA में कि कैपिटल अकाउंट को आप बना लें। हम लिखते थे कि हमारे पास आएगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, कितना है यहाँ पे? 3 लाख। इसमें फिर हम हमेशा ऐड करते थे न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसमें से फिर हम लेस करते थे जो उसने ड्राइंग्स की होती थी, फिर हम ऐड करते थे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। तो मेरे पास एंड पे क्या आ जाता था कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना बन रहा है। फॉर एग्जांपल वो नया कैपिटल लेके आता है 2 लाख का, नहीं 2 का नहीं करता मैं, नया कैपिटल वो लेके आता है 4 लाख का। प्रॉफिट इसको बिजनेस देता है कर करा के फॉर एग्जांपल 3 लाख का, और 5 लाख जो है वो क्या करता है? बिजनेस से निकाल के ले जाता है। अब हम करेंगे तो मेरे पास कितना बैलेंस आ जाएगा? क्लोजिंग 5 लाख आ जाएगा। ऐसे ही है।
बट नाउ अगर आप देखें तो अब आपको ये 3 लाख से 5 लाख पे जाने की प्रॉपर डिटेल मिल रही है। आपको प्रॉपर क्या मिल रही है, डिटेल मिल रही है कि मूवमेंट हुई कैसे है। क्योंकि अगर खाली 3 लाख लिखा है, 5 लाख लिखा है, देर आर मैनी क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं। शायद सारा प्रॉफिट हो, शायद प्रॉफिट ना हुआ हो, शायद सारा उसको नया कैपिटल लेके आया हो, ड्राइंग्स का आपको पता ही नहीं है। बट जब आप उसको डिटेल में लिखते हैं, अब आपको सारी मूवमेंट जो है वो समझ आ रही है कि ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का था, इस साल भाई साहब जो है 4 लाख का कैपिटल जो है वो नया लेके आए हैं, 5 लाख रुपए निकाल के बिजनेस से ले गए हैं, और हमारा जो वो है प्रॉफिट कितना हमने दिया है, 3 लाख का दिया है। ये डिटेल है। जब आप ये डिटेल कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक डिटेल मूवमेंट शो हो गई है। ये क्या हो गई है, एक डिटेल मूवमेंट शो हो गई है। तो बेसिकली यही मूवमेंट हमने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। आप अपने कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, आपके पास है जी ओपनिंग इक्विटी। चलें हम किसी भी कंपनी के अकाउंट्स डाउनलोड करते हैं, अगर नेट मेरा आ रहा होगा, हम उसकी ओपनिंग इक्विटी जो है देखते हैं क्या आ रही है। तो ये निशात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम इस पे आते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। मैं डायरेक्टली आता हूँ, इसका ऑडिटर कौन है, यहाँ अहमद है, हाँ चेंज हो गया। खैर आगे चलते हैं। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ईच एंड एवरीथिंग जो मैटर जो है उसमें क्या होगा एक्सप्लेन। ऐसे रेशोज़ हैं, अभी आप पढ़ेंगे अगर आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इधर गई, आ जा, ये देखें जी, ये आपके पास SOFP आ गई है। ठीक है, अगर आप SOFP की बात करते हैं, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 2022 में आपको लिखा हुआ है कि आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो कितना था, 11 मिलियन का था। अभी भी कितना है, 11 मिलियन। वो तो पता है आपको व्हाट इज़ ऑथराइज कैपिटल, जो कभी भी चेंज नहीं होना। इस कंपनी की औकात इतनी है, ये 11 मिलियन है, ये 11 बिलियन है, ये ऊपर रुपीज़ इन 1000 लिखा हुआ है। अब लेकिन आपको एक चल गया पता कि जब आपने लास्ट अपनी इक्विटी रिकॉर्ड की थी वो 79.2 मिलियन की थी। ठीक है, अब कितने की है, 89.76, इंक्रीज हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। अब उसने क्या दिया आपको, साथ नोट दिया हुआ है। इस नोट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी कि ये कैसे इंक्रीज हुई है, कैसे डिक्रीज हुई है। बिकॉज आप एक यूज़र हैं, आपने क्या पढ़ना है, प्रीमा फेसाई इन स्टेटमेंट्स को पकड़ना है। आपने कहा यार कंपनी तो बड़ी नुकसान में जा रही है, बड़े फ़ायदे में जा रही है, पहले लाइबिलिटीज हमारी 14 मिलियन थी, अब कितनी हो गई, 13 मिलियन। बट उसने एक्सप्लेन किया है नोट्स में कि ये कैसे मूवमेंट हुई है, जो आके दिखाता हूँ नोट्स में कैसे एक्सप्लेन हुआ होगा। एसेट्स के बारे में अगर देखें कि PP का प्रॉपर नोट का रेफरेंस गिवन है कि नोट 14 में है। लोन्स के बारे में, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में लॉसेस होंगे, सारे गिवन होंगे। ये कंप्रीहेंसिव इनकम आ गई। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपकी, इसने बता दिया। अब ये हमें बता रहा है प्रॉपर कि वो 89 पे हम कैसे मूव आए हैं। इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जी ओपनिंग मेरे पास 79.2 मिलियन जो मैंने लिखी हुई थी वो कैसे थी। अब उसमें मुझे बता रहा है कि भाई ये सारे कुछ बैलेंस आ रहे थे। अब क्लोजिंग मेरी 89.7 आई है, कैसे आई है कि ये मेरी 7.2 थी, ये मैंने ट्रांजैक्शन किया विद ओनर्स के, मैंने इतना डिविडेंड पे किया 4 पे के हिसाब से, उसने बताया। फिर वो आपको बता रहा है कि मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना लिया है, मेरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम कितनी आई है, लॉस कितना आया है, मैंने जनरल रिजर्व्स पे मूवमेंट कितनी की है, वो सारा कुछ आपको बताने के बाद फिर क्या बता रहा है, 89 मिलियन में जी के जा रहा है।
अगर आप जाएं तो आप कंपोनेंट्स में आएंगे तो उसने कंपोनेंट वाइज भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस इज़ योर शेयर कैपिटल, साल के शुरू में भी इतना था, साल के एंड में भी इतना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट, ये प्रीमियम, शेयर प्रीमियम उतना है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके साथ है आपकी फेयर वैल्यूज़ इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी हुई थी 8.9 मिलियन की, इसमें चेंज आया है। उसने बता दिया कि आपकी इक्विटी में ना तो इस दफ़ा चेंज कैपिटल से आया है ना चेंज प्रीमियम से आया, हाँ रिजर्व की मूवमेंट से क्या हुआ है आपका चेंज आ रहा है। फिर आपके जनरल रिजर्व्स आपके जो हैं पहले इतने के थे, हमने मज़ीद ऐड कर दी, अब इतने के हो गए। आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स की उसने मूवमेंट दी हुई है कि आपकी ओपनिंग इतनी रिटेन्ड अर्निंग्स थी, इतना हमारा यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया, इतना हमने जनरल रिजर्व में मूवमेंट की, इतना मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ, मेरे पास क्या आ गई, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ गई। तो ये सारे डिटेल आप क्या करते हैं, गिवन करते हैं। तो हमने भी कंपनी में क्या करना है, ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो गिवन करनी होती है और यही हमने सीखना है। बिकॉज अगर बैलेंस शीट में जाऊं और मैं बैलेंस शीट में पढ़ूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगी कि ये 3 लाख से 5 लाख कैसे गया है, किस तरह से गया है। आई कांट आइडेंटिफाई दैट थिंग, बिकॉज मुझे पता है बस 2 लाख का इंक्रीज हो गया है, बट जब मैं उसको प्रॉपर डिटेल में जाऊंगा तो ये समझ आ रहा है कि भाई ये 3 से 5 पे गया है, किस तरह से गया है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, बनाना सीखनी है। इज दैट क्लियर? इसके लिए तो वैसे आपने टी अकाउंट एक बनाया होता है जो रेलिवेंट है नहीं, और जो आप ITA में इतने ड्रॉ करते हैं लेजर्स, और प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं इस्तेमाल ही नहीं होते। कितनी मज़े की बात है, हम बेचारे बच्चों को कहते हैं लेजर्स इस्तेमाल करें, ये करें वो करें। ये आ गया 3 लाख रुपया, क्लोजिंग कितना आपके पास आया था, 5 लाख आया था, प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 3 लाख हुआ, और ड्राइंग्स सॉरी न्यू कैपिटल आपके पास आया 4 लाख, और आपकी ड्राइंग्स कितनी हुई है 5 लाख। तो ये आप टी अकाउंट जो है वो क्या करके आए हैं, बनाते आए हैं। और यही हमने वो जो टी अकाउंट बनाया था उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कंसिडर हो रही होती है। डन? ये क्लियर? इसको नोट करना कर लें फिर, बिकॉज मैंने इसका मिटाना है। तो हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल से, अब हम इसको लेके जाएंगे आगे कंपनी तक। क्लियर है? अब यहाँ से हमने 2 कंसेप्ट्स ड्राइव करने हैं इसी जो स्टेटमेंट लिखी है। एक है ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और दूसरी है नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, उसको देखना है। आप सबको सेपरेट बिजनेस एंटिटी का पता है, एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? ओनर और बिजनेस अलग होता है। ऑनर क्या है? अलहदा, और बिजनेस क्या है? अलहदा। हम किसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं? ऑनर का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मैं इस चेंज के ऊपर आऊँगा ना, ये चेंज जो है ये 2 वजह से हो रहा है। इस चेंज में एक अमल दखल जो है वो किसका है? ऑनर का है, और एक चेंज है जो ऑनर की वजह से नहीं हुआ। आपके सामने लिखा हुआ है, ज़रा मुझे बताएंगे कि इस 3 लाख में से 5 लाख रुपए
तक ओनर कितना इन्वॉल्व था, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं ओनर की वजह से, बताएं ज़रा। ड्राइंग्स ये देखें, एक तो न्यू कैपिटल, ये भाई साहब ओनर ही लेके आए थे, तो हमने क्या इसकी एंट्री पास की थी, हमारा कैश जो है वो डेबिट हुआ था 4 लाख से, और हमारा कैपिटल जो है वो क्या हुआ था 4 लाख से क्रेडिट हुआ था। तो मतलब ये वाली एक एडजस्टमेंट है, ये किसकी वजह से हुई है, ओनर की वजह से हुई है। इसे तो हम कहेंगे ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। इसके लिए क्या नाम इस्तेमाल होगा, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन का। और कौन सी हुई है इक्विटी में, बताएं। ड्राइंग्स, बिकॉज ये 5 लाख रुपया ओनर लेकर चला गया है, तो ये भी क्या है, हमारी ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, तो हमने इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 2 चीज़ें शो करनी होती हैं कि कितना इसमें चेंज ऑनर्स की वजह से आया है और कितना इसमें चेंज जो है वो नॉन ऑनर बेस्ड था। ये दोनों हमने शो करने होते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिसेंटली, उसमें ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये हमारे किसकी वजह से हुई हैं, ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शंस जो हैं मेरी क्या है, नॉन ऑनर बेस्ड है। तो आपने बताना होता है कि ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या है और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, आपसे पूछ रहा हूँ। जो चेंज ओनर की वजह से आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्लियर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और उसके बाद है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो जब हम बना रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हमने क्लियरली बताना होता है कि ओनर की वजह से क्या ट्रांजैक्शन हुई है और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है। तो बेसिकली क्या होगी ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, जो मालिक की वजह से इक्विटी में चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब इसमें 2 तरह की हैं, या तो वो ड्राइंग्स कर ले तब, या वो न्यू कैपिटल लेके आ जाए तब। ये 2 वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ऑनर आपकी इक्विटी को चेंज कर रहा होता है। गॉट इट। और दूसरी है नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। मुझे बताएं इस स्टेटमेंट में, इस चेंजेस में वो कौन सा ऐसा चेंज है जो मालिक की वजह से नहीं आया, दैट इज़ प्रॉफिट। वो बिजनेस ने कमाया है और बिजनेस नहीं दिया है, तो ये मेरी क्या होगी, नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन होगी। दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आप अपने पास पेपर ओपन करेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर का भी पेपर में आ चुका हुआ है आपके आई कैप में, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन एंड नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। इसकी एग्जांपल्स भी उसने पेपर में पूछी हुई हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कि बताएं ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स क्या होती हैं और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन की एग्जांपल क्या होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि जो ऑनर की वजह से चेंज आएगा डैट इज़ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब वो क्या कुछ हो सकता है कि ऑनर न्यू कैपिटल लेके आ रहा है, ऑनर ड्राइंग्स कर रहा है, ऑनर प्रॉफिट लेके जा रहा है, ऑनर डिविडेंड लेके जा रहा है, तो ये सारा ऑनर की वजह से, बिकॉज मालिक पैसा लेके आ रहा है या मालिक पैसा लेकर जा रहा है, तो डैट इज़ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। और दूसरी क्या है, नॉन ऑनर बेस्ड, ये हमेशा प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट, रिजर्व या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, लिख लें इस चीज़ों का। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज है इस चैप्टर का आपके पास पेपर में। सर, ओनर और शेयर होल्डर सेम है। सेम है, शेयर कैपिटल किसके से इंक्रीज होता है, शेयर्स से। तो जो शेयर कैपिटल की ट्रांजैक्शन होगी वो ऑनर बेस्ड होती है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के ऊपर। मतलब कि कोई भी शेयर होल्डर अगर ड्राइंग करेगा तो वो ओनर बेस्ड। शेयर होल्डर ड्राइंग नहीं करते, उनको डिविडेंड मिलती है। डिविडेंड की पेमेंट इज़ अ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। वे कंपनी में ड्राइंग्स का कंसेप्ट नहीं होता ना, ये तो इंडिविजुअल, हम तो अभी बात करें इंडिविजुअल्स की,
कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, कंपनी में होती है शेयर्स की रिडेम्पशन, शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, बोथ आर ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन। अभी ये सिर्फ हम अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल्स के हैं, अभी तो हम इसको कंसेप्ट को समझा रहा हूँ कि ऑनर बेस्ड और नॉन ऑनर बेस्ड का मतलब क्या होता है। बिकॉज आगे जाके जब शेयर कैपिटल इशू हो रहा है, डैट इज़ आइडेंटिफाई करना कि ऑनर बेस्ड है, ऑनर बेस्ड है, वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने अभी बस एक मेन कंसेप्ट याद रखना है कि वो तमाम चेंजेस जो मालिक की वजह से आ रहे हैं, डैट आर ऑलवेज ऑनर बेस्ड। उसमें नया कैपिटल आना, ड्राइंग्स करना, कैपिटल लेके चले जाना, ये सारा क्या है, ऑनर बेस्ड है। और व्हाट आर नॉन ऑनर बेस्ड, जिसमें ऑनर इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें मालिक है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें रिजर्व्स हैं, इसमें फंड्स की मूवमेंट है, इसमें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है, ये सारा कुछ जो है आ रहा होता है। क्या? प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये सारा कुछ क्या है, आपकी नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। बिकॉज बिजनेस ने, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जिसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, में जाकर फेंक देंगे और कहेंगे मालिकों के भाई ये तुम्हारा प्रॉफिट है, हमने तुम्हारी इक्विटी में डाल दिया, अब तुम खुश रहो। बिकॉज इक्विटी में सारा क्या आएगा, प्रॉफिट्स ही आएगा, और प्रॉफिट्स किन का राइट होता है, ओनर का राइट होता है। तो जो कमा के बिजनेस दे रहा है, डैट इज़ ऑलवेज अ नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजेक्शन। और जो आपकी वजह चेंज आ रहा है, वो कौन सा होगा, आपका ऑनर बेस्ड ट्रांजेक्शन होगी। डन। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हमारी SOFP आती है, SOCI आती है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है, जिसमें हम कैपिटल और रिजर्व्स की मूवमेंट को देखते हैं, हम SOCF में कैश फ्लो और इनकी तमाम वर्किंग इन्फो सब कुछ किस में आता है, हमारा नोट्स में आ रहा होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैंने बोर्ड रेस करने, उसको किसी ने देखना है देख लें। अकाउंटिंग इक्वेशन का बारे में पढ़ा होगा आपने, क्या होती है। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब हमारी सारी डिस्कशन जो है इस चैप्टर में, चूँकि हम इक्विटी डिस्कस कर रहे हैं, तो किसके मुतालिक होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन की। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अगर हम इसको इक्विटी के लिए रीअरेंज करें तो क्या होगा, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या होगा, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस करवाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेट एसेट्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेट एसेट। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। हम चूँकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन रियल हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स भी पढ़ रहे हैं कि हमारे नेट एसेट्स में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। अब आप देखें, सिंपल सी बात है, आपको मैं अभी सिर्फ आपसे MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पेपर में MCQs आता है, वो कहते हैं जी आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इक्विटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़। तो ये कहीं पे लिख के ना, ताकि आपके MCQs में सपोर्ट मिले, लिख लें, इक्विटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेट्स। कि आपके अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी इक्विटी भी बढ़ेगी। अब एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ कैसे आ सकता है, यहाँ पे बेसिकली वो आपसे MCQ से पूछेगा, कैश, आपके कैश बढ़ गए, आपका बैंक बढ़ गया, आपके डेटर्स बढ़ गए हैं, आपके एसेट्स तो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज़ होंगे, आपकी इक्विटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। फिर इक्विटी का और लायबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है,
इनवर्स रिलेशन है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपकी इक्विटी भी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास एसेट्स थे 1000 रुपये के, इक्विटी थी मेरे पास, लाइबिलिटी थी 200 रुपये की, तो मेरे पास नेट एसेट्स जो हैं वो कितने के आ रहे थे, 800 के आ रहे थे। अगर मैं अब अपनी लाइबिलिटी को 200 से बढ़ा के 600 कर दूं तो एसेट्स तो मेरे 1000 के रहे हैं, लाइबिलिटी मेरी कितनी हो गई है 600 की, तो मेरे नेट कितने हो गए हैं 400, तो मेरे नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी MCQs हैं जो आपने इन रिलेशन से याद रखने हैं। देखिए आप कंसेप्चुअली चलें, आपको नंबर्स में कंफ्यूज होने की क्या नीड है। जब आपके कंसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप अगर कंसेप्चुअली चल रहे हैं, आपको हर चीज़ के रिलेशंस पता है अकाउंटिंग में, आप पेपर कभी भी फेल नहीं कर सकते। आपको MCQs क्रैम करने की नीड ही नहीं है जब आपको पता है इस चैप्टर में से इस तरह के MCQs आने हैं। एज ऑफ नाउ हमने 2 ही बातें की हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक, हमने सेग्रीगेट किया व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स एंड व्हाट इज़ नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब आपको लग गया पता कि यार जो पैसा ओनर की वजह से आ रहा है दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, और आपको लग गया पता कि जो उसके अलावा आया है दैट मे बी अ प्रॉफिट, दैट मे बी अ सरप्लस, दैट मे बी अ मूवमेंट इन क्या कहते हैं रिजर्व्स, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, वो सारा ओनर के बगैर है, वो हमेशा क्या होगा आपकी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए रटे मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द कंसेप्ट्स। अब हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर हम इसको इक्विटी के लिए रीअरेंज कर लें तो क्या बनेगा, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो इन शॉर्ट इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। अब वो पेपर में आपसे इस रिलेशन पे जो सा मर्जी MCQs पूछ ले, आप बता सकते हैं। वो आपको पेपर में MCQs अगर पूछता है कि इफ़ द कैश इन हैंड इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, तो क्या आप इसका आंसर नहीं कर सकते, या आपको अलग लिखना है कैश इन हैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विटी। आपको सिंपली याद रखना है क्या, एसेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विटी। अब वो कैश इन हैंड के बारे में पूछे, वो कैश एट बैंक के बारे में पूछे, वो आपसे डेटर्स के बारे में पूछे, भाई एसेट्स इंक्रीज हो गए ना, इक्विटी क्या होगी इंक्रीज। वो इन अदर वर्ड्स पूछ ले कि बताएं अगर शेयर कैपिटल इशू हो रहा है तो इक्विटी इंक्रीज होगी, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब शेयर कैपिटल जो है वो इशू हो रहा है, आपने शेयर्स मार्केट में दिए, मैंने शेयर्स खरीदे, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी के पास एसेट इंक्रीज हुए, तो इसलिए क्या हुई है, उसकी इक्विटी इंक्रीज हुई है। तो इन अदर वर्ड्स आप देखें तो कैपिटल इस वजह से इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स वाई हमारी क्या है, इक्विटी में इजाफा आ रहा है। तो आपको इन चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग रहना है। अब वो आपसे लाइबिलिटी के बारे में पूछ दे कि आपका लोन आपने डबल कर लिया है, तो भाई लोन बढ़ गया, इक्विटी कम है, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, नेट एसेट्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस हो रहे होंगे। तो बेसिकली आपके अगर MCQs की बात करते हैं तो MCQs में वो सिर्फ क्या करता है, वो आपसे कंसेप्ट्स पे खेलता है। आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, आपके MCQs निकल जाते हैं। तो ये सारा कुछ है, जिसमें से लास्ट लाइन छोड़ के जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या आप लोगों को ये क्लियर है? इसको ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा, फिर मैं आगे मूव करता हूँ टुवर्ड्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कंपनी किसे कहते हैं, उसको हम डिस्कस आउट करते हैं।
क्लियर है ये? अभी हमने डिस्कस किया सारा इंडिविजुअल के, जस्ट टू बिल्ड द कंसेप्ट। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। अब हम इसको सारा किस पर इस्तेमाल करेंगे? कंपनी के ऊपर। ये जो हमने देखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम देखेंगे कि ये हमने कैसे बनानी है। व्हाट इज़ शेयर कैपिटल, व्हाट आर कैपिटल रिजर्व्स, व्हाट आर रेवेन्यू रिजर्व्स, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और हमने तकरीबन यही फॉर्मेट बनाना है। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहाँ तो अब पढ़ेंगे, यहाँ आगे जाकर C5 हमने पढ़ेंगे, डेट्स इट, वो भी एडवांस। ये आपका पूरा स्टैंडर्ड जहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमने देखना है कि ये फॉर्मेट होगा कि शेयर कैपिटल, रिजर्व, सारा कुछ हमने इसी वे में क्या लिखना है, प्रेजेंट करना सीखना है। तो हम IS1 जो है स्टैंडर्ड हमारा वो चल रहा है, उसको देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि ट्रांजैक्शन विद ओनर्स क्या होती है और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती है, उनको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी के बारे में कोई ऐसा जिसको कंपनी का ना पता हो कि कंपनी किसे कहते हैं? एनीवन जिसे कंपनी के बारे में ना पता हो? सबको पता है ना कंपनी किसे कहते हैं? आप सबको पता कंपनी किसे कहते हैं? शेयर्स किसे कहते हैं? अभी सब चलता है पता। शेयर्स किन्हें कहते हैं? व्हाट आर शेयर्स? इसको देखे कुछ जवाब नहीं मिलना आपको। कंपनी के अंदर ओनरशिप। शेयर्स क्या होते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैपिटल राइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट कैपिटल रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो लास्ट में शेयर्स ना हो? नहीं, मैं नहीं मानता। कुछ ऐसे हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे कैपिटल रेज होता है बट वो आपके कैपिटल में शेयर्स होते ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता। तो शेयर्स क्या होते हैं? बताएं शेयर क्या होता है? अभी आपको पता है कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनीज अपनी जो ओनरशिप होती है उसको डिवाइड करते तो व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनीज? व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी, क्या वो नहीं करती? सर शेयर्स पार्ट्स होते हैं शेयर अब ये कहते हैं शेयर होता है। शेयर कैपिटल के पार्ट्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की ओनरशिप अभी आपने एक टर्म बोली है डेट इज़ शेयर, कैपिटल बताएं ये क्या होता है? जो शेयर से बनता है। जो किससे बनता है? किससे बनता है? शेयर शेयर्स क्या होते हैं? बताएं जी, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है? सिंपल सी बात है कि आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं कि इंडिविजुअल जो है उस तरह डिसाइड किया मेरा कैपिटल इतना होगा वही रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में डिसाइड किया 10 लाख का कैपिटल है, वो 10 लाख ही रहेगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है भाई हमारा मालिक तो एक है ही नहीं, ये इनके पास भी शेयर होंगे, इनके पास भी होंगे, उनके पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, तो कैसे इनसे लेके आए पैसे? एक कंपनी, मैंने कंपनी ओपन करनी है और मैं डिसाइड करता हूँ जी मैंने कंपनी ओपन करनी है और मुझे कंपनी ओपन करने के लिए कैपिटल चाहिए 100 मिलियन का, और मैं आता हूँ, हैं पैसे? हाँ जी देंगे पैसे मुझे? आप क्या रहे हैं जवाब? सर जहर खाने के पैसे नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? 100 मिलियन, बातें करोड़ों की, दुकान हमारी पकौड़ों की चल रही है। अब मैं ये पैसे मांगने के लिए आऊँ और आपको कहूँ कि आपको लगता है मैं मांगने वाला नहीं हूँ, तो क्या मुझे पेमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। कौन सा इन्वेस्टर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। किसी के पास इतने पैसे होंगे ही नहीं, है नहीं, और उनको फील भी बड़ा होना कि यार हमारे पास पैसे, हम हैं भी गरीब। मैं कहता हूँ एक मिनट, ये कैपिटल जो है ये तो इतना मुझे चाहिए, मैं इसको ना स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं काम करता हूँ कि ये 100 मिलियन है, मैं इसके ना 10 मिलियन पैकेट्स बना लेता हूँ, 10 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बना लेता हूँ। तो एक यूनिट कितने का बनेगा? 10 रुपीज़ ईच। तो ये जो 10 रुपीज़ ईच है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ अ शेयर कैपिटल, कि पूरे शेयर कैपिटल को एक स्मॉलेस्ट पार्ट पर डिवाइड कर देना, वो मेरा क्या है? शेयर्स है। अब मैंने कह दिया यार ये है, ये कहानी ने बड़ी मज़े की है कि एक शेयर ले लो तुम कंपनी के मालिक, और लीगली कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इस पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू ओन अ 1 शेयर यू विल बी द शेयर होल्डर। मिलता मुलता कोई नहीं है, 500 से कम बाय नहीं करने देते वो।
तो एक शेयर खरीदेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? कंपनी के शेयर होल्डर। अब मैंने कहा कि भाई मेरी कंपनी का अगर तुमने मालिक बनना है तो एक शेयर ले लो। एक शेयर जो है वो कितने का पड़ेगा आपको? 10 रुपये का पड़ेगा। जब मैंने ये स्कीम लगाई ना, अब मैं आपके पास आ सकता हूँ। कितने पैसे तुम्हारे पास? कुछ हैं अभी? कितने होंगे? तुक्का मार। ओ अभी अकाउंट में नहीं, कि कैश इन हैंड की बात हो रही है। 100 रुपया। ये ले भाई साहब के 10 शेयर हो गए। भाई साहब को कितने शेयर मिल गए? 100 रुपया लेके जाऊंगा, 10 पे डिवाइड करूंगा, 10 शेयर हो गए, हाथ में लाए, आप कंपनी के मेरे मालिक बन गए। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 150 रुपये। ये स्क्रैप चल रही है। कितने शेयर हैं आपके पास? 15 शेयर्स। मालिक है। कितने पैसे आपके पास? थोड़ा अमीर तो वो, खुश तो फील हुआ मुझे कि गरीब नहीं हूँ। 50 शेयर्स। कितने पैसे आपके पास? ये होते हैं अमीर लोग। चेक कर रहे हैं 3000, वो भी प्लस कितना ये नहीं पता। अब प्लस की लिमिट इन्फिनिटी होती है वैसे। कितने शेयर आ गए? 300। तो अब देखें, अब मैं आके इन्वेस्टर्स को पकड़ सकता हूं। अब मैं आके इन्वेस्टर्स को पकड़ सकता हूं कि भाई चाहिए मुझे 100 मिलियन, अगर मांगता तो कुछ नहीं मिलना था। अब मैंने आवाज़ लगा दी कि भाईजान ये कंपनी है, शुरू कर रहा हूँ, ये शेयर्स हैं, जिसने लेने हैं आ जाओ। अब आपका इंटरेस्ट हुआ, आप भी आके शेयर्स बाय कर लोगे। इनका हुआ, ये भी शेयर्स बाय कर लेंगे। जिसकी जेब में जितने पैसे हैं वो क्या करेगा? शेयर्स जो है वो बाय कर रहा होगा। कोई लिमिट है? लिमिट तो सिर्फ उतनी जितनी मैंने मैक्सिमम है। लेकिन आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप मुझे देंगे, मैं उसके बदले में क्या दे दूंगा? आपको शेयर्स दे दूंगा। आपके पास अगर एक शेयर भी आ गया, आप मालिक हैं। इसके पास अगर 10 शेयर्स हैं, 15 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं या लाख शेयर्स हैं मेरे पास, हम सब, कंपनी मेरी, मैं तो अमीर आदमी हूँ, तो हम सब के राइट्स, ड्यूटीज, सब कुछ क्या है? इक्वल होंगी। वो तो कभी चेंज नहीं होंगी। और जब डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, वो हमेशा दिया जाएगा पर शेयर की बेसिस के ऊपर। कि आपको फॉर एग्जांपल कल को प्रॉफिट दूंगा तो पर शेयर मैं आपको 2 रुपये डिविडेंड दे रहा हूँगा। अब जिसके पास 10 शेयर है उसे कितना मिलेगा? 20 रुपये। जिसके पास 100 से कितना मिलेगा? जिसके पास 1000 से कितना मिलेगा? 2000। तो जिसके जितने पैसे उसको उतना प्रॉफिट मिल रहा होगा। थर्ड, आप सबकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अगर आपने 100 रुपया दिया है, कल को मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, सिर्फ आपका कितना डूबना है? 100 रुपया। आपसे 1 रुपया भी ऊपर नहीं लिया जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड है। कितनी? जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, इससे ऊपर आप 1 रुपये का भी देनदार कंपनी को नहीं होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। तो शेयर कैपिटल में और नॉर्मल कैपिटल में फर्क क्या होता है? व्हाट इज शेयर कैपिटल? कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स जो हम रेज कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के लिए जब हमने कैलकुलेट करना हो तो आप इसको लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, इसे कहते हैं हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू कह रहे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय और इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। व्हाट इज फेस वैल्यू या पार वैल्यू? जो बेसिक प्राइस है जो आपने डिसाइड की है कि मेरा शेयर कितने रुपए का होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर फेस वैल्यू, दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर पार वैल्यू। इसको लिख लें, बिकॉज यही चैप्टर मैंने इसी चैप्टर में से जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर मेरा ईपीएस है, मैंने ये सारे कंसेप्ट डिस्कस नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर मेरा ईपीएस है, सारी बेस मैं शेयर्स की यहाँ पे बना के जा रहा हूँ। अब पूरी R1 की जो शेयर अकाउंटिंग है सारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा एक ही दफ़ा, ना कि मैं कैश फ्लो में डिस्कस करूँगा, ना ही मैं ईपीएस में डिस्कस करूँगा। तो सारी बेस मैं एक साल डिस्कस करूँ, इनको लिख लें कि हमारी प्रॉपर शेयर अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से है, और ये सारी जाके आपको FR2 में भी इस्तेमाल होगी, कंसोलिडेशन में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो लिख लें। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। व्हाट इज फेस वैल्यू? अमाउंट बेसिक जो मैंने डिसाइड कर ली है कि मेरा एक शेयर कितने का होगा, दैट इज माय फेस वैल्यू। ये मेरी अपनी स्वाबदीद है। मैं कहूँ 10 रुपये तो 10 रुपये है,
क्योंकि मेरी कंपनी है। मैं कहूँ 100 रुपया तो 100 रुपया होगी। इज द बेसिक वैल्यू जिसके ऊपर मैं शेयर इशू करूँगा, डैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेस वैल्यू। ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। चेंज कैसे होगी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेशन वगैरह कैसे होती है, बट एज ऑफ नॉट नाउ आपने लेके चलना। अब इस फॉर्मूले से आपको 2 चीज़ें गिवन हो, आप थर्ड चीज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है नंबर 1 कि आपने शेयर इशू करने हैं 3 लाख और आपकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, तो बताएं शेयर कैपिटल कितना आएगा आपका? 3 मिलियन। नंबर 2 वो कहता है जी आपकी शेयर वैल्यू जो है 15 रुपये है और टोटल कैपिटल आपको चाहिए 47 लाख का। बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें रेस करने पड़ेंगे? इधर बैठ जाएं आप लोग, नजर नहीं आ रहा तो। 3-1 टेट्रा 3-1 टेट्रा 3-1 टेट्रा 3-1 ये। तो इतने शेयर्स हम बेचें 15 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? 4.7 मिलियन। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शेयर्स इशू करने हैं मैंने 5 लाख और मुझे कैपिटल चाहिए 1 करोड़। बताएं क्या फेस वैल्यू होनी चाहिए मेरी? 20 रुपये। डैट विल बी 20 रुपीज़। तो ये चीज़ याद रखेगा कि आपको ये इक्वेशन कभी भी नहीं भूलनी। आपको कोई सी 2 चीज़ें पता हों तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। MCQs में हेल्प होगी और इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी मुझे EPS में। कहाँ मिलेगी? EPS में। बिकॉज अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके लिए मुझे सारा क्या चाहिए? शेयर कैपिटल। जब मैं EPS आऊँगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ शेयर। ये करता क्या है? सवाल होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, मुझे नंबर ऑफ शेयर गिवन करेगा, मुझे फेस वैल्यू गिवन करेगा, मेरे से ये कैलकुलेट करवाएगा। जब सवाल होगा EPS का तो मुझे ये गिवन करेगा और ये गिवन करेगा, क्या करवाएगा मेरे से? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करवाएगा। एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, ये कॉमन है। और कैश फ्लो में भी यही काम होगा आपका। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हमने इक्विटी, इसको हमने EPS और इसको हमने कैश फ्लो में इस्तेमाल करना है। कैश फ्लो में हमारी होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें सारे यही हमारे डिस्कस हो रहे होंगे। तो ये देख ले कि इसको आपने याद रखना है। डन हो गया? तो व्हाट इज शेयर कैपिटल? जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने लेके चलने हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? शेयर कैपिटल कहला रहे होंगे। और व्हाट आर शेयर्स? द स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कह रहे होंगे। तो शेयर कैपिटल कैसे आता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं शेयर कैपिटल की टाइप्स को। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा होगा उनको तो आता होगा, या आप सारा कुछ डिस्कस भी करके आ चुके होंगे कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं या शेयर्स की बात कर लें, शेयर कैपिटल की बात कर लें, इसकी 2 इकसाम होती हैं। 2 तरह के शेयर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या कहते हैं? ये सिर्फ आपने यहाँ पे इनको समझना है, इसकी अंग्रेज़ी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें जाके स्टडी से रीड कर लीजिएगा। आई विल शेयर द स्लाइड्स ऑल्सो। और दूसरे हमारे पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? लाडले ही होते हैं ये, लेकिन लाडलों साथ होती बड़ी बुरी है। हमारे पास एग्जाम्पल भी हमारे मुल्क में है था। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? लाडले, ये बच्चे होते हैं। ये होते हैं बर्गर्स, इनको हर चीज़ चाहिए सिक्योर। इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन लॉस नहीं चाहिए, क्यों? पापा मारेंगे। तो पापा से पूछ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क ले नहीं सकते, इनको हर चीज़ क्या चाहिए? सिक्योर चाहिए। कहते हैं ठीक है, कंपनी वाले भी खुद क्या करते हैं? ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इन्हें कहते हैं आप आ जाए, हम आपसे पैसे पकड़ेंगे लेकिन हम आपको एडवांटेज देंगे।
एडवांटेज क्या देंगे कि हम आपको हर साल एक फिक्स रेट के ऊपर क्या देंगे, डिविडेंड दे देंगे। डिसाइड कर लेंगे फॉर एग्जांपल 5% है। अब कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, व्हाटएवर, जब भी कंपनी ने डिविडेंड देना होगा सबसे पहले क्या मिलेगा, इनको मिलेगा। क्या होगा सबसे पहले इनको, ये लाडले होते हैं ना, जब खाना पड़ेगा तो पहली प्लेट इनको जाएगी, बाकी देगा आपकी आवाम, खाओ जो मर्जी करो, ये इनकी है। दूसरा, जब कल को कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप का मतलब है कंपनी ख़त्म हो गई है, तो सबसे पहले इनको शेयर जो है वो इनका वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अभी लाख रुपये लगा दो, आपको फिक्स डिविडेंड तो मिलना है, और कल को कंपनी वाइंड अप हो गई है, बंद हो गई है, तो सबसे पहले किन्हें पे बैक किया जाएगा, तो सिक्योर ही है ना। तो इसका मतलब इनका रिस्क जो है वो कम है। लेकिन जहाँ पे हम इनको एडवांटेज देते हैं वहाँ पे हम इनसे कुछ चीज़ें ले भी लेते हैं। क्या कि ये जो है, ये जब कंपनी की मीटिंग होगी, जिसको आप बेसिकली AGM या मीटिंग्स कह रहे होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते कि ये वोट नहीं डाल सकते। अब वोट डालना बड़ा अहम है, तो आपको ही पता है कि कितनी मैटर करती है हमारे मुल्क में ओपिनियन वोटर्स की। तो वोट नहीं डाल सकते, ये अपने कहने पे कोई बंदा हायर नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी का डायरेक्टर नहीं लेके आ सकते, अपनी मर्जी का PM कह रहा हूँ, अपनी मर्जी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं करवा सकते। तो इनके पास ये राइट्स नहीं है। राइट्स हैं, आओ खाओ और जाओ, दैट्स इट। नाउ यू कांट इंटरफेयर इन द कंपनी मैटर्स। आओ बैठो मीटिंग में, देखो मीटिंग कैसी चल रही है, लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तुम चुप करके बैठे रहो, क्योंकि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, फिक्स पे कर रहे हैं। हम जब कंपनी ख़त्म होगी तुम्हें पहले पे की जाएगी। तो जहां हम आपसे एडवांटेज दे रहे हैं वहां आपसे हमने क्या ले ली है, वोटिंग राइट्स भी ले ली हैं। अब ये ना तो अपने मेंबर अपॉइंट करवा सकते हैं, ना अपने डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं, ऑडिटर्स में इनका होगा नहीं, तो ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बस बैठे क्या करेंगे, तमाशाई बन के देख रहे होंगे। इसके बदले में क्या है, ऑर्डनरी शेयर होल्डर। ये ज़रा है, इनको डिविडेंड मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो होगा हमेशा लेफ्ट ओवर। क्या मिलेगा, यू कैन से डेट उतरन मिलेगी इनको, जो बच गया वो इनका उतर नहीं है, बड़े भाई ने इस्तेमाल कर लिया, जब बचा छोटे का आ गया। और ये लाडले भी नहीं होते, ये मस्कीन होते हैं, लेकिन ये मस्कीन नहीं होते भाई, जितना बच गया वो सारा इनका है। अब वो चाहे इनको 5 दे दिए, 95 इनका, अब वो सारा इनका होगा। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, चाहे बुखार है चाहे मौत है, वो सारी इनकी है। उसके अलावा जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उसके बाद भी एट द एंड क्या होगी, इनको पेमेंट की जाएगी। सबसे पहले किसको पे किया जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पे किया जाएगा। उसके बाद वो किसे पे करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होंगे। तो एज ऑफ नाउ आप देखें, इनके पास जो रिस्क है वो क्या है, ज़्यादा है। रिस्क क्या है, ज़्यादा है, लेकिन फिर इनका रिवॉर्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इन्हें 5% दे रहे हैं, माइट भी इनको 10-10 रुपये मिल रहे हों, 12-12 रुपये मिल रहे हों, जो 20%, 30%, 40% हो, इनका रिस्क भी ज़्यादा है, इनका रिवॉर्ड भी क्या है, ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, इनके पास राइट टू वोट है, इनके पास वोट की ताकत है, और अपनी वोट की ताकत से क्या कर सकते हैं, तब्दीली जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में डिफरेंस। हमारी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स के मुताबिक होती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के मुताबिक होती है। प्रेफरेंस शेयर्स तो छोटे से होते हैं, इसमें इतनी मूवमेंट भी नहीं होती, वो सारा हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते। अब प्रॉफिट किसका राइट है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। सारा डिविडेंड किनका राइट है, ऑर्डिनरी। बिकॉज प्रेफरेंस वालों को हमने बता दिया हम आपको बस 2% देंगे, दैट्स इट, अब कहानी ख़त्म हो गई है। सारी कैलकुलेशन सारा कुछ किन के लिए हम करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों के लिए कर रहे होंगे।
तो व्हाट इज शेयर कैपिटल, ये भी हो गया कि कंपनी जितने भी फंड्स रेज करेगी, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के हों, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हों, वो हमारे क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल कंबाइंड है। उसमें ऑर्डिनरी क्या होता है, डेट इज़ इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स, जहाँ पे आपका वोटिंग राइट्स होंगे, आपका हाई रिस्क होगा, आपको रिवॉर्ड भी है वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, जो क्या है कि आपको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी पहले दिया जाएगा डिविडेंड, और आपको जो है आपका क्या कहते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब भी आपको अमाउंट पहले ही पे की जा रही होगी। डन हो गया। अब इसके बाद ना प्रेफरेंस डिविडेंड पे आप प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ही आते हैं। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स की भी हम क्लासेस कैटेगरीज बनाते हैं, वो जाके आप कंपनी लॉ में पढ़ लेंगे, बट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव पे ऑर्डिनरी शेयर की कोई टाइप नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेशन के लिहाज से हमने बात करनी है किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं रिडीम एबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स की रिडेम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसके लिए आपको सीफएप में आना पड़ेगा। और दूसरे हैं हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम का रिडेम्पशन, वापस कर देना। अब जो है ना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी इशू कर देगी और कंपनी वापस नहीं लेगी। आपको हम शेयर दे रहे हैं, शेयर्स ले लो। अब ये नहीं कि जी मामा को पसंद नहीं है वापस कर ले, अंकल अंकल, ऐसा कोई सीन नहीं हमारे यहाँ पे। वंस दे आर इशूड, अब ये रिडीम नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे। तो रिमेंबर, ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये हमेशा हमारी इक्विटी कहलाते हैं, इनको हम शेयर्स ही मानते हैं और ये शेयर्स ही ट्रीट होते हैं। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो हमारा डिविडेंड ही कंसिडर होगा। जो हमारे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी हैं, शेयर्स ही हैं, इनका डिविडेंड पे करेंगे तो ये हमारा डिविडेंड ही कंसिडर होगा। क्लियर है ये हम इसको जब अपनी इक्विटी लिख रहे होंगे वहाँ पे शो करेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बैंक के पास, आप गए बैंक के पास, आपने बैंक से लोन लिया 1 मिलियन का, बैंक ने कहा 10% इंटरेस्ट रेट जो है बैंक चार्ज करेगा, और आपने कहा कि आप इस लोन को 5 साल के बाद वापस कर देंगे। तो जब ये सीन होता है हम इसे कहते हैं जी ये तो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ना, बैंक से लोन लिए, क्या हो गया एंट्री, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। आप उसका हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर रेट पे कर रहे हैं, रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10%, मतलब हर साल आपने 1 लाख रुपया सूद की पेमेंट करनी है। 5 साल पूरे होंगे, बैंक को आपने 1 मिलियन वापस कर देना है, आपकी लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे तो यही होते हैं, ये जो हैं आपके, ये लिटरली वही होते हैं। कंपनी क्या कहती है, ये टॉपिक आपका आएगा IAS 23 में जाके, बोरिंग कॉस्ट में पूछता होता है वो। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है मैं 2 मिलियन रुपीस के शेयर्स जो है वो इशू कर रही हूँ। ठीक है, कितने के, 2 मिलियन। चूँकि प्रेफरेंस शेयर्स है, वो कहेंगे हम आपको फिक्स पे करेंगे 5% के ऊपर, और वो कह देंगे जी आफ्टर 5 ईयर्स आपने हमारे पास आना है, आपने हमें सर्टिफिकेट देना है, हम आपको आपकी अमाउंट वापस कर देंगे। क्या करेंगे, 5 साल के बाद आप हमारे पास आएंगे, हमें सर्टिफिकेट देना, हम आपको आपकी अमाउंट वापस कर देंगे। तो अब 5 साल तक वो आपको हर साल के एंड के ऊपर 5% पेमेंट भी कर रही है फिक्स। 5 साल पूरे होंगे, आप कंपनी के पास जाएंगे, आप उन्हें शेयर सर्टिफिकेट देंगे, वो पकड़ेंगे, आपको आपका 2 मिलियन देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क है?
वो अलग है, वो अलग है। बताता हूँ, ये और ये क्या डिफरेंट है? आप अगर बैंक से जाके लोन ले रहे हैं तो बैंक से लिया 20 लाख रुपया, बैंक ने कहा इंटरेस्ट रेट 5% है, मैंने कहा ठीक है पे कर दूंगा, 5 साल के बाद आपको वापस करूंगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स ये भी तो वही है, यहाँ मैंने लोन बैंक से नहीं लिया, मैंने लोन आपसे ले लिया, मैंने पैसे आपसे ले लिए हैं, मैंने आपसे पैसे भी ले लिए हैं, मैं आपको फिक्स पे भी कर रहा हूँ, कुछ अरसे बाद आपके पैसे वापस भी कर दूंगा। तो ये क्या है? ये लोन है। तो बेसिकली याद रहेगा दिस इज द MCQs कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कौन से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपकी इक्विटी का पार्ट नहीं होते, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं होते, ये आपकी कंसिडर होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट भी नहीं, ये कौन सी होती है? नॉन करंट। लिख लें, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि जी आप, हमने तो यही पढ़ा है कि जिस नाम के आगे शेयर लग गया वो इक्विटी में जाएगा, हमने यही पढ़ा है ना, जिस नाम के आगे शेयर लग गया वो किस में जाएगा? इक्विटी में। ये वाहिद हैं जो शेयर लगा हुआ है बट ये इक्विटी में नहीं, कहाँ रिकॉर्ड होंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी में। और जो हम इनके ऊपर ये फिक्स पे कर रहे हैं 5%, इसको हम डिविडेंड नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या कंसीडर होगा? मेरा इंटरेस्ट कंसीडर होगा, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ये क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, किसे क्या कहेंगे हम? फाइनेंस कॉस्ट कह रहे होंगे। तो वाहिद शेयर्स हैं जो नाम के तो शेयर्स हैं बट काम के शेयर्स नहीं हैं, हम इन्हें हमेशा नॉन करंट लाइबिलिटी ही मानेंगे, बिकॉज 5 साल के बाद मैंने पेमेंट करनी है, कहानी ख़त्म। मैं इनका हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, वो जो मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ हर साल 5% फिक्स है, तो वो डिविडेंड नहीं है, वो मेरा क्या कंसीडर होगा? इंटरेस्ट पे होगा। और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो उस फाइनेंस कॉस्ट में ये चीज़ जो है वो क्या होगी? शामिल होगी, इंक्लूड होगी। ये है जी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने याद रखना है कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दूसरे हैं मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी तो इक्विटी है, उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी है? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जो है आपकी इररिडीमेबल का मतलब कभी शेयर वापस नहीं होंगे, वो इक्विटी है। हाँ, उसमें बस क्या है कि आप फिक्स डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो पे करते जाएं, वो इक्विटी भी है, उनका डिविडेंड भी है। बट अगर हम आते हैं रिडीमेबल के ऊपर तो आप इससे कंपेयर करें बैंक से, लोन से। मेरे पास ऑप्शन है, मुझे आज चाहिए 30 लाख रुपया, मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक भाई लोन दे दे, बैंक के भाई ये 30 लाख रुपया, आपने मुझे हर साल पे करना है 10%, 5 साल के बाद आप मुझे लोन वापस कर देंगे। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं बैंक के पास ही जाऊँगा, मैं आप लोगों के पास आ गया कि 30 लाख रुपया शेयर्स दे रहा हूँ, ले लो, 5 साल तक तुम्हें मैं पे करूँगा फिक्स 10%, 5 साल के बाद आप लोगों ने मेरे पास वापस आना है, मुझे ये सर्टिफिकेट देना है, मैं सर्टिफिकेट वापस लूंगा, आपको पे बैक कर दूंगा। तो ये भी मेरे लिए क्या हुआ? लोन ही हुआ। तो इसके ऊपर जो ये शेयर्स हैं, रिडीमेबल शेयर्स, ये नाम के शेयर्स हैं, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड होंगे? ये नॉन करंट लाइबिलिटी में। नंबर 2, जो इनका हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो डिविडेंड नहीं है, अब वो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो मेरी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। इसको लिख लें और साथ ब्रैकेट में लिख लें IAS 8, IAS 33 और IAS 7 कैश फ्लो। 3 जगह ये कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, 3 टॉपिक्स में, IAS 8, IAS 33 और कैश फ्लो। एरर्स में क्या बताएगा? अब वो हमें क्या बताएगा एरर? कि ये इंटरेस्ट है, उसने रिपोर्ट बनाते हुए इसको इंटरेस्ट लिखा ही नहीं था, तो हम इंटरेस्ट लिखेंगे, हम अपने एक्सपेंस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट हमारे कम होंगे। तो ये चीज़ उसने 3 अलग एरियाज में टेस्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर है ये? यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल फिर हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे शेयर अकाउंटिंग। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? शेयर अकाउंटिंग। वो आपने पूरी ज़िंदगी याद रखनी है, बिकॉज आगे जाके कहीं डिस्कस नहीं होगी। शेयर्स इशू कैसे होने हैं, इश्यूज़ के टाइप्स क्या हैं, किसको डेबिट करना है, किसको हमने क्रेडिट करना है,
अब कौन सी चीज़ नेट एसेट्स में आएगी? आज के लेक्चर में एक चीज़ थी नेट एसेट्स, कल हम देखेंगे शेयर इशू करने से नेट एसेट्स में कितना फ़र्क आएगा और कौन कौन से नेट एसेट्स को इम्पैक्ट करेंगे वो देखेंगे। बिकॉज ये कंसेप्ट आपका फिर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ईपीएस में इस्तेमाल होगा, कैश फ्लो में इस्तेमाल होगा, तो हम इसको यहाँ पे तफसील में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में बार बार बेसिक्स ना पढ़नी पड़े। तो बेसिक्स कल वन फॉर ऑल सारी मेरी ख़त्म हो जाएंगी जो पूरी FAR 1 में शेयर अकाउंटिंग के लिए आपको चाहिए। इसके बाद आपको शेयर्स के मामले में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। तो कल हम इससे ऑनवर्ड चलेंगे इंशाल्लाह। कल हम देखते हैं फिर शेयर अकाउंटिंग क्या है और कल हम एग्जाम्पल पे थोड़ी बहुत करेंगे कैसे हम इसको लेके चलते हैं।